हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हम लोग कल फिनिश कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य अपनी सुप्रीमेसी पर पहुंचा। ग्रीक लोगों के साथ में संबंध स्थापित हुए। एक नई आर्ट फॉर्म का जन्म हुआ जिसे गांधार आर्ट फॉर्म कहा जाएगा। नंद वंश भी खत्म हुआ। हमारे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आई और पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। वैसे तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग वेद में मिलता है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने एक भौगोलिक क्षेत्रफल के लिए जब राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया तो वो पहली घटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय की मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो अगले राजा बने उनका नाम है बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और अशोक के पिता हैं। बिंदुसार के समय में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि इस आदमी के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इसने अपने पिता के जो गुण हैं उनको अपने अंदर अडॉप्ट किया और उनके नाम को, उनकी मर्यादा को कहीं भी खराब नहीं किया। अगर कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया तो अपने पिता के नाम को पीछे भी नहीं ले गया। यह है पहली क्वालिटी बिंदुसार के अंदर। दूसरी क्वालिटी जो इसके अंदर है वो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, से यस और नो, बात खत्म। सिंपल सी पॉलिसी है, या तो आप मेरे साथ हो या तो आप मेरे खिलाफ हो। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिकों की सेना थी और इस जमाने में जब पूरे मगध यानी थ्रू आउट द कंट्री आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास थी, तो उस जमाने में 6 लाख की पैदल सेना होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला और चंद्रगुप्त के बाद उसके इस कार्य को आगे बढ़ाया उसके पुत्र बिंदुसार ने। बिंदुसार के समय के मैप को अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार के समय के मौर्य साम्राज्य में आपको लगभग ठीक आधे का अंतर नजर आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नक्शे में जो खास बातें हैं वो है यहां पर अलेक्जेंड्रिया वाले प्रांत, यहां पर हेरात है, कंधार है, काबुल है इस साइड पे, और इधर बलूचिस्तान है। ये सारे एरिया कभी अलेक्जेंडर की हुआ करते थे जिनको चंद्रगुप्त ने जीता। और अगर चंद्रगुप्त के पहले के मगध की बात करें तो ये मैप और ज्यादा सीमित हो जाएगा सिर्फ इतने दायरे में। और कल मैंने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के समय जो सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट का खुला होना, ये प्रॉब्लम दूर हो गई। यहां पे स्मॉल एंड स्कैटर्ड एम्पायर्स थे, आपस में लड़ते रहते थे। खैबर दर्रा है यहां पर, खुला है, कुदरत ने ही खोल रखा है, तो क्यों ना एक्सटर्नल अटैक्स हों। लेकिन इन अटैक्स को जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने, इस पूरे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया और भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं को सील कर दिया। ये अगर आपसे पूछा जाए कि अचीवमेंट के रूप में आप क्या कहते हैं तो ये चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब बिंदुसार आता है तो बिंदुसार न केवल इन सीमाओं को ब्लॉक रखता है बल्कि दक्षिण की तरफ अभियान लेके जाता है। और जब बिंदुसार की मृत्यु होती है 272 बीसी में, तो उस समय मौर्य साम्राज्य कावेरी नदी तक था। और ये जो पूरा इंडिया का मैप आप यहां पर देख रहे हैं, ये सब मौर्य पताका यहां पर लहरा रही है, सिवाय एक स्टेट के जिसका नाम है कलिंग। ये जो यहां पे खुला हुआ स्टेट आपको दिख रहा है ये कलिंग है। आज के समय यहां पर उड़ीसा स्टेट है और कलिंग को बिंदुसार नहीं जीत पाया, ये उसकी कमी रह गई। क्यों नहीं जीत पाया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कलिंग में जो लोग रहते हैं इनके पास अपनी नेवी का होना, इनका एक्सपोर्ट बाहर के देशों के साथ होना, आर्थिक रूप से इनका बहुत संपन्न होना। जिसके पास पैसा है उसको शक्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो ये रीजन था कि बिंदुसार इसको नहीं जीत पाया। तो बिंदुसार ने इस नक्शे को ये इतना पहुंचा दिया और आप देख रहे हैं कि ये थ्रू आउट द इंडिया आपको ये मौर्य साम्राज्य दिखता है, सिवाय कलिंग के। बिंदुसार के बाद जब अशोक आएगा तो अशोक ये भी कमी पूरी कर देगा और अशोक कलिंग को भी जीत लेगा।
तो बिंदुसार के नक्शे में और अशोक के नक्शे में आपको क्या अंतर नजर आता है? केवल कलिंग का, बाकी कहीं कुछ नहीं। और ये जो नक्शा अशोक ने बनाया, जो कि काबुल से लेकर के कावेरी और जूनागढ़ से लेकर के आज का ढाका चटगांव तक था, इसको अखंड भारत नाम दिया गया। अशोक को अशोक द ग्रेट शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अखंड भारत की कल्पना करने वाले जो लोग हैं वो इस नक्शे का सम्मान करते हैं। ये और भी बड़ा है, अभी ये एक रफ आइडिया यहां पे आपको मैंने बना करके दिया है। तो ये तीनों मैप आपको क्लियर हो गए। बिंदुसार की जो दूसरी अचीवमेंट है वो हिंद यवन संबंध माने गए। उसने कन्वर्सेशन लगातार जारी रखा अपने पापा की ससुराल में, यानी कि अपने नानी के घर में कन्वर्सेशन उसने जारी रखा। और जिस गांधार कला का जन्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, वो बिंदुसार के समय में और फली फूली आगे बढ़ी। और बिंदुसार का बेटा है अशोक। अशोक बचपन से ही तेज तर्रार है, क्रूर है। अगर किसी को मारना है तो फिर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ब्रुटैलिटी पे वो उतर आता है। 12 साल का है जब अवंती का राज्यपाल बना। अवंती का मतलब मध्य प्रदेश। 12 साल की उम्र में वहां का गवर्नर बनता है और ठीक तरीके से गवर्न करता है। इतिहासकार लिखते हैं कि जब एक विद्रोह दबाने के लिए उसको भेजा गया तो उसने बहुत बुरी तरीके से विद्रोह को दबा दिया। लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही हैं। राजा बनने के लिए जो हैसियत होनी चाहिए वो हैसियत भी है उसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं उसके अंदर, फीलिंगलेस भी है वो। राजा का फीलिंगलेस होना भी जरूरी है, फीलिंगलेस भी है वो। और उसके पिता का नाम जब बिंदुसार है तो वो तो क्वालिटीज उसके अंदर जेनेटिक ही होंगी, आयरन एंड ब्लड। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की ही देन था। अशोक का रोल इस मैप में था तो नहीं, लेकिन उसने बचपन से ही अपनी आंखों से ये दृश्य देखा था। तो इस लिहाज से वो बड़ा होकर के क्या करेगा, जब वो गद्दी पर बैठेगा तो उसका क्या टारगेट होगा, ये उसको बचपन से ही क्लियर है। और वो टारगेट है कलिंग। अशोक के बारे में इतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी से इसलिए पढ़ाई की जाती है, एविडेंस के साथ इसलिए पढ़ाई करी जाती है क्योंकि अशोक ने अपने एडिक्ट्स लगवाए। और इतिहास का पहला ऐसा राजा हुआ जिसने प्रजा के साथ संवाद पत्थर की शिलाओं के माध्यम से किया। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी कि कहीं पे कोई शिलान्यास होना है, कहीं पे कोई भूमि पूजन होना है या लोकार्पण होना है तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। तो राजा अपने अच्छे कामों की जानकारी या प्रजा को जब भी कोई मैसेज देना है तो वो एडिक्ट्स के माध्यम से करते हैं। कई तरीके के एडिक्ट्स हैं, लेकिन सबसे फेमस अशोक के ही एडिक्ट्स हैं, इसलिए हमने एडिक्ट्स को पढ़ पढ़ के ये सूचना कलेक्ट करी है। ये अपने मन से किसी ने नहीं लिखा है। और उन्हीं एडिक्ट्स में ये जो करीब 42 एडिक्ट्स जो हमको देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं, उनमें केवल एक एडिक्ट ऐसा है जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तभी तो हमें पता चला ना कि इसका असली नाम अशोक है। बाकी सारे एडिक्ट्स में क्या लिखा हुआ है? देवमन पियदस्सी। ये पाली भाषा का शब्द है। देवमन का मतलब है देवताओं का और पियदस्सी का मतलब है प्रिय। तो देवमन प्रियदस्सी का मतलब हुआ देवताओं का प्रिय। ये टाइटल लिया अशोक ने। और जब भी प्रजा को संबोधित किया तो यही कह के संबोधित किया कि देवताओं का प्रिय राजा जो है वो आपसे बात कर रहा है। तो जब उसने खुद ने खुदवा रखी हैं चीजें, एडिक्ट्स लगवा रखे हैं, तो उसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो होगी ही। कलिंग की लड़ाई हुई तो कलिंग में एडिक्ट लगा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसका भी एडिक्ट लगा हुआ है सारनाथ में। तो इस लिहाज से अशोक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो काफी सीरियसली हमें पढ़ना पड़ता है। बिंदुसार की मृत्यु होती है। बिंदुसार अपने पीछे इस महान साम्राज्य को छोड़ करके जाता है। अशोक के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो है इस
महान साम्राज्य में एक नगीना जड़ना, और वो नगीना है कलिंग। कलिंग को जीत नहीं पाया, अभेद किला है कलिंग। अशोक को इसी बात की चिंता है। ऐसा कहते हैं कि अपने शासन के 7वें वर्ष, एडिक्ट में लिखा हुआ है, डेट मेंशन नहीं करी जाती थी तब, यह लिखा जाता था कि शासन के कितने साल बाद, राज्यारोहण के कितने साल बाद, मुकुट पहनने के कितने साल बाद। तो शासन के 7वें वर्ष अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक किया है। 268 में, 272 में राजा बनेगा, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अटैक करेगा 261 में, और जब यहां पे अटैक करेगा तो भीषण रक्तपात होगा, कलिंग को जीत लिया जाएगा। और कितना रक्तपात हुआ यह भी लिखा हुआ है, कैजुअलिटी उसने बाकायदा लिख रखी है। 1 लाख लोग मारे गए। जिस जमाने में पूरे मगध की आबादी ही 2 करोड़ थी, 2 करोड़ से भी कम थी, 1 लाख लोगों के मारे जाने का मतलब क्या है? आधा प्रतिशत आबादी युद्ध में मर गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए और 2.5 लाख लोग हताहत हुए। लोगों के घर टूट गए, या खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई, या सड़क के ऊपर आ गए, या जो भी रोजगार करते थे वो खत्म हो गया, छिन गया। तो कुल मिलाकर 5 लाख लोग कलिंग के युद्ध से प्रभावित हुए थे। नालियों में खून बहता था, किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। यह भीषण रक्तपात हुआ, और जब यह भीषण रक्तपात हुआ तो ऐसा कहते हैं, इस बात को लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है, ऐसा कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन में उसको पश्चाताप हुआ कि उसने इतना सारा खून बहाया, और उसने कभी भी युद्ध ना करने का संकल्प लिया। अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा। अब इसी घटना को आप जरा दूसरे नजरिए से देखिए। जब अशोक गद्दी पर बैठा है तो उसके पास सब कुछ है जो एक राजा के पास होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक इगोइस्टिक प्रॉब्लम कि कलिंग मेरा क्यों नहीं है। उसने कलिंग को जीत लिया, और कलिंग को जीतने के बाद ये जो अखंड भारत का नक्शा तैयार होता है, इसे देख करके अब आपको क्या लगता है कि उसके पास कुछ बचा करने के लिए? कुछ नहीं। अब अगर वो लड़ना भी चाहे तो किससे लड़ेगा? फॉरेन इन्वेजन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो सारे स्टेट्स ऑलरेडी उसके पास है। कावेरी के नीचे उनको जाना नहीं है, ये उनकी कूटनीति का हिस्सा है। तो करेगा क्या? मिलिट्री एक्सरसाइज कोई कंट्री क्यों करता है? भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए। अपने दोस्तों के साथ, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। लेकिन इस नक्शे को देखकर आपको भविष्य के युद्धों के बारे में क्या आइडिया लगता है? किसके साथ होंगे? सब कुछ तो अपना है। अगर थ्रू आउट द ग्लोब एक आदमी का शासन हो तो लड़ाई खत्म। वही अशोक के साथ हुआ। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि शांति का संदेश केवल वही व्यक्ति देता है जो पावरफुल होता है। सड़क पे चलता आदमी अगर आपसे कभी कहेगा कि प्लीज मेंटेन पीस एंड हार्मनी, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई की वजह नेटो फोर्सेस, यूएस का अड़ियल रवैया, ये सब है। अब ऐसे में न्यूजीलैंड ने कल कहा कि हम रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर रहे हैं, जाओ नहीं बात करेंगे तुमसे। सारे एक्सपोर्ट्स को बैन कर रहे हैं, रशिया के एम्बेसडर को अपने कंट्री से निकाल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है रशिया को? फर्क क्या पड़ता है उसको? न्यूजीलैंड के कहने से क्या फर्क पड़ता है? और अगर कोई कहे कि नहीं, न्यूजीलैंड इज द मेंबर ऑफ UNGA, रशिया का एक वोट घट सकता है,
तो उसकी जानकारी के लिए उसको पता होना चाहिए कि रशिया इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बाहर में जाए आपका वोट, उसके पास वीटो पावर है। कहने का मतलब यह है कि शक्ति की बात, शांति की बात केवल पावरफुल आदमी करे तो अच्छा लगता है। अब यहां पे अगर अमेरिका कह दे कि हम रूस से शांति की अपील करते हैं, रशिया मस्ट मेंटेन पीस एंड हार्मनी, वी रिक्वेस्ट, तो शायद उसके ऊपर कोई फर्क पड़े। अब न्यूजीलैंड बोले, अंगोला बोले, सोमालिया बोले, क्या मतलब है? बोलते रहो। इंडिया कभी नहीं बोलेगा, वी आर न्यूट्रल, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का अगेंस्ट कभी नहीं जाने वाले। अब ये जो टर्म आपने देखा ना, इंडिया न्यूट्रल, ये देन इस आदमी की है। तो कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत पेन हुआ 1 लाख लोगों का खून देख करके, और जो 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं उनमें से भी कई हजार लोग हो सकता है आगे चल के मर गए हों, क्योंकि उस जमाने में वैक्सीनेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं है, रिलीजियस मूवमेंट्स चल ही रहे हैं, धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, कहीं पे बौद्ध धर्म लोग अपनाए जा रहे हैं, कहीं पे जैन धर्म लोग अपनाए जा रहे हैं। अशोक के बाबा ने खुद ने जैन धर्म अपना लिया था, संथारा करके ही इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर अशोक भी जैन धर्म अपना लेता तो दादाजी के पदचिन्हों पे चलना पड़ता। ही वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि जैन धर्म अपनाने का मतलब है संथारा करनी पड़ेगी, और वो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे शासन करना है। तो उसने अपनाया बौद्ध धर्म। आसान भी है, प्रैक्टिकल भी है, घर में भी रह सकते हो बौद्ध धर्म अपना के, और अपना राजपाट भी मेंटेन कर सकते हो। तो अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अब जैसे ही उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो यहां से एक नए अध्याय का उदय हुआ, जिसको कहा गया अशोक का धम्म। अशोक का जो स्तंभ है, जो एम्बेलन है, वो आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक का स्तंभ। अशोक का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है इंडिया को, वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र अशोक की देन है। अशोक के कई सारे ऐसे काम हैं जिनको आज भी सरकार अपने सरकारी कामकाज के रूप में यूज करती है। तो अशोक के अंदर ऐसा कौन सा गुण था? मैंने बताया ना, वो क्रूएल है, अपने शत्रुओं को ब्रुटैलिटी से मारता है। कलिंग में 1 लाख लोगों का खून उसने बहा दिया। फिर वो अशोक महान कैसे बदल गया? डिप्लोमेसी। अशोक का जो डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है वो हर किसी को समझ में नहीं आता है। अशोक की पहली डिप्लोमेसी कलिंग के बाद वॉर ना करने का संकल्प लेना। अशोक की दूसरी डिप्लोमेसी खुद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना। और तीसरी और सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो अशोक के पहले कोई नहीं कर पाया और अशोक के बाद भी कोई नहीं कर पाया, वो था धम्म। शब्द है धर्म, पाली भाषा का चलन है ना इस जमाने में, तो धर्म बन गया धम्म। तो जहां कहीं भी अशोक का धम्म होगा आप समझ जाएंगे अशोक के धर्म की बात हो रही है। अशोक का धर्म क्या है कहने के लिए बौद्ध, लेकिन नहीं, यहां पर उसने कहा कि मेरे पहले क्या होता था, जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म होगा। मोनार्की का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, राजतंत्रात्मक शासन जहां भी होगा बड़ा सिंपल सा रूल होगा कि जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म होगा। तो अशोक के पहले यही होता था, लेकिन अशोक ने कहा आज से यह नहीं होगा, राजा का धर्म कुछ भी हो, प्रजा अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। दिस इज कॉल्ड धम्म ऑफ अशोक। अब राजा का धर्म कुछ भी है, प्रजा अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या ऐसी सोसाइटी को हम लोग सेकुलर सोसाइटी कह सकते हैं?
एंड दिस वॉज द बर्थ ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। यहां से भारत में पंथ निरपेक्षता की शुरुआत होती है। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 25 आप पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सेम बात, सेकुलर स्टेट। प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेकुलरिज्म। हम भारत को कैसा भारत बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाएंगे। तो ये जो सेकुलर कैरेक्टर है ये अशोक की देन है। इसलिए जब भी आप अशोक को पढ़ेंगे तो आप सेकुलर कैरेक्टर के आधार पर पढ़ेंगे। आज अशोक को भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान इसीलिए है क्योंकि उसने भारत को एक सेकुलर कैरेक्टर प्रदान किया था। अगर अशोक नहीं होता तो शायद आज भी हम सेकुलर ठीक तरीके से ना हो पाए होते। और अगर कभी भी हमारे सेकुलर कैरेक्टर के ऊपर कोई प्रहार करने की कोशिश करता है तो उसको अशोक की याद दिलाई जाती है। अब अशोक की याद का मतलब क्या है? कलिंग हो चुका है, मैंने हथियार छोड़ दिए। जो बुद्ध हो गया वो हथियार छोड़ ही देगा। जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया वो हथियार छोड़ ही देगा। सेकुलर कैरेक्टर स्टेट को दे दिया, आपको जो धर्म मानना है मानिए। और मैंने खुद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हथियार छोड़ दिए। खुद को क्या कहा? देवमन प्रियदस्सी, देवताओं का प्रिय हूं, प्रजा मेरी संतान है। आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके गार्जियन के तौर पर मैं खड़ा हूं, देवमन प्रियदस्सी। लेकिन क्या इस बात का यह मतलब निकाला जाए कि जिसका जो मन करे वो करेगा? कोई फॉरेन स्टेट मगध में हमला कर सकता है? या जो लोकल गवर्नर्स हैं, भाई अशोक तो पाटलिपुत्र में बैठा है, जो लोकल गवर्नर्स हैं, मान लीजिए कलिंग का गवर्नर है, मैसूर का गवर्नर है, सिंध का गवर्नर है, क्या ये विद्रोह कर सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए वो डायलॉग जरूर याद रखना कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूले नहीं है। दिस इज द रियल कैरेक्टर ऑफ अशोक। अगर तुम्हारा मन कभी करे विद्रोह करने का, क्या रे वो तो बौद्ध हो गया, तो ध्यान रखना कि उसी ने कलिंग किया था। अगर तुम्हारा कभी मन करे कि मगध को तोड़ दिया जाए तो ध्यान रखना उसने कलिंग किया था। और अगर तुमको कभी लगे कि अशोक को मार ही क्यों ना दिया जाए और अब अगला राजा मैं बनूं, तो भी ध्यान रखना कि उसने 1 लाख लोग एक झटके में मारे थे। तो एक ऐसा आदमी जिसने 1 लाख लोगों को मारा हो, वो आपसे अगर कह रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओगे बुद्ध की शरण में? बिल्कुल जाओगे। अगर वो आपसे कहेगा ना देखो मैं बहुत अहिंसक आदमी हूं, बस शांति बनाए रखना, आप सब मेरी संतान हो, चुप बैठना क्लास में, तो अगर वो कोई कोने में बैठा हुआ लड़का थोड़ा सा उफ भी करने की कोशिश करेगा ना तो बगल वाला लड़का समझा देगा यार शांत बोले हैं तो शांत रहो, अभी जानते नहीं हो उनका कैरेक्टर, वो सीधे दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सीधे हैं। ये देखो कलिंग। मैं अशोक की तुलना हमेशा एक बहुत बड़े नेता से करता हूं, करनी नहीं चाहिए लेकिन करता हूं, और नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। एक घटना घटी थी इस देश में 2001 में, कलिंग से तुलना करके देख सकते हैं आप। उस घटना के बाद से आज तक गुजरात में दंगा नहीं हुआ, आज तक दंगा नहीं हुआ। और एक शख्स जब 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उसके सर पे भी बहुत सारे आरोप थे तब, और आज 5 सालों में उत्तर प्रदेश में भी कोई दंगा नहीं हुआ। और वो बात करते हैं दोनों शांति की। सर शांति, शांति बनाए रखिए।
लेकिन दुनिया जानती है दोनों बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास वो शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है बहुमत, मैंडेट। और दोनों ने अपने अपने स्तर पे कलिंग किया हुआ है। जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है इनके पास। अब आज के हिंदुस्तान में जीतने के लिए क्या बचा है? कुछ बचा है? नहीं। तो बात किसकी होगी? शांति। और अगर कभी तुम्हारा मन करे दंगा करने का, कि लाओ इस देश की पीस एंड हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान को फिर से एक बार धर्म के नाम पे लड़ा दिया जाए, तो नाम तो सुना ही होगा, अशोक। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे बना होता है अशोक स्तंभ, और राष्ट्रपति की कार के आगे लगा होता है अशोक स्तंभ। और जब कोई सैनिक रैंक कंधे पे पहनता है ना, तब भी लगा होता है अशोक। और जब कोई आईपीएस बनता है ना, तब भी लगा होता है अशोक। याद रखना क्यों? क्योंकि हम शांति की बात करते हैं, किसी से हमको लड़ना नहीं है। तुम्हारा मन करे लड़ने का तो अशोक को पढ़ लेना फिर, कि हमने क्यों अडॉप्ट किया अशोक। आप समझ रहे ना रैंक का सिस्टम क्या होता है? रैंक जो सेना में रैंक दी जाती है, वो जो पुलिस में रैंक दी जाती है, उस रैंक का मतलब जान रहे हैं आप क्या होता है? जो सबसे छोटी रैंक होती है ना, वो हाथ में लगती है, यहां पे, जिसको सैनिकों की भाषा में बोलते हैं फीता। एक फीता लेस नायक, दो फीता नायक, तीन फीता हवलदार या सार्जेंट। तो जब किसी के हाथ में रैंक लगी हो ना, वो भी दाहिने हाथ में लगती है, तो इसका मतलब कि सेना में तुम्हारा रोल क्या है? हाथ का, तलवार, बंदूक, मेहनत का काम है। और जब आपका प्रमोशन होता है या आप थोड़े बड़े स्तर पे जाते हैं, तो रैंक कंधे पे आती है। और जब रैंक कंधे पे आती है, तो इसका मतलब कि अब तुम फौज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। कंधे हमेशा जिम्मेदारी का प्रतीक होते हैं। उठे हुए कंधे हैं तो मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। झुके हुए कंधे इसी बात का प्रतीक है कि जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हो। तो आपके पास अब एक जिम्मेदार पद है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, कुछ परिवारों की जिम्मेदारी है, किसी टारगेट की जिम्मेदारी है। और फिर आखिरी रैंक यहां पर होती है, आईपीएस की टोपी पर। जब लिख के देते हैं ना आईपीएस, शेर यहां बनता है। अब ना हाथों का काम है, ना कंधों का काम है, अब केवल दिमाग का काम है। इसीलिए जब आप आईपीएस बनेंगे तो उसमें यह नहीं पूछते कि कितने बाइसेप है, कितनी ट्राइसेप है, सीना फुला के दिखाओ। आईपीएस की भर्ती में ऐसा नहीं होता। एग्जाम पास करो, यहां रैंक दी जाएगी। और जो यहां रैंक लिया हुआ है वो अशोक स्तंभ लिया हुआ है। यह था अशोक का प्रैक्टिकल एनालिसिस, कि अशोक को अगर आप आज के संदर्भ में पढ़ें तो अशोक आपको क्या सिखा सकता है। डेमोक्रेसी लाता है, सेकुलर स्टेट की स्थापना करता है, कभी युद्ध ना करने का संकल्प, और लोगों के सामने एक उदाहरण कलिंग, कि अगर कभी मन करे तो कलिंग है आपके सामने एविडेंस के रूप में, देख लेना। इसके बाद अशोक ने पब्लिक वेलफेयर काम शुरू किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। तो इतिहास को जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़िए। कभी भी कहीं आपको लिखा मिले कि इतने हजार की सेना थी या इतने लाख की सेना थी, तो सबसे पहले एनालाइज करिए कि उनकी सैलरी कौन देता था। आपके घर में अगर आज एक मेड लगी हो काम करने वाली,
तो उसकी सैलरी देना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जिसके घर में 6 लाख सैनिक हों, उनका खाना, डाइट, सैलरी, मेंटेनेंस, घोड़ों का मेंटेनेंस देना कितना मुश्किल काम होगा। इसीलिए कुछ इतिहासकार इस घटना को अतिशयोक्ति मानते हैं कि 6 लाख की सेना हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ इसका सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। जमीन को ठोक ठोक के खोदा गया है, मोटी मोटी पपड़ी है, उसमें परतें हैं, उसको ठोका गया है, खोदा गया है, और जमीन को गोड़ करके जो है उसको खेती के लायक बनाया गया है। तब जाकर के 25% टैक्स लिया जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं, पैसे लाओ, फटाफट सेना को मेंटेन करना है। अशोक अगर हथियार रख देगा, बौद्ध बन जाएगा, जंगल चला जाएगा, तपस्या करने लगेगा, तो ये भूखे नहीं मरेंगे सैनिक सारे। राज्य में स्टाफ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सचिवालय होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, उनकी भी तो सैलरी है। मान लो उसने सेना घटा दी होगी, मुझे तो नहीं लगता। अशोक का कैरेक्टर समझ गए ना, सेना अपनी जगह अप टू डेट रही होगी, सब अलर्ट मोड में रही होगी, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। ये जो सब अग्रेसिव पॉलिसीज थे इसके फोरफादर, उसने उसको डिफेंसिव कर दिया। हमको छेड़ोगे तब हम बताएंगे। आज हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है? आर्टिकल 51 क्या कहता है? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। नहीं शांत रहोगे, हमारे ऊपर युद्ध थोपोगे, तो हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे। युद्ध हमने कहीं नहीं लिखा। इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने कभी युद्ध नहीं किया। हमने हमेशा एक्सटर्नल अग्रेशन को रोका है, उसका जवाब दिया है। यह सीखा हमने अशोक से। तो उसने अपनी सेना नहीं खत्म करी होगी, क्योंकि यही फॉरेन पॉलिसी उसकी भी थी। तो जो मेंटेनेंस के पैसे हैं वो कहां से आएंगे, वो खर्चे कहां से आएंगे? उसके जंगल चले जाने से तो नहीं आएंगे, उसके महल में ही रहने से आएंगे। इसलिए अब वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स लाता है। कुएं खुदवाए गए, उस जमाने के हिसाब से जो भी पॉसिबल था, हाईवेज बनवाए गए ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और इसका एक बहुत अच्छा एविडेंस मिलता है कि नॉर्थ और साउथ को उसने कनेक्ट किया। अगर आप सांची के स्तूप की लोकेशन देखें तो वो मध्य प्रदेश में ऐसी जगह पर है जो उत्तर और दक्षिण का गलियारा है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए ना वहां पे बुद्ध का भी उपदेश दिया, सांची का स्तूप बनवाया और एक रास्ता क्रिएट किया, कनेक्टिविटी, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। और जब भी प्रजा को संबोधित किया तो अपनी संतान कह के। अब ये सारे गुण जिसके अंदर होंगे, जो इस जबरदस्त तरीके से शासन करेगा, आपको क्या लगता है कि कोई उसके खिलाफ अब युद्ध करेगा? नहीं करेगा। तो अशोक के करियर में कलिंग के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई। बचपन में उसने सब कुछ देख ही लिया था, कलिंग से उसने सब पैकअप कर दिया था। तो इसलिए अशोक को पढ़ने के लिए कलिंग का चैप्टर पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसके 2 बच्चे हुए। पत्नियां इस जमाने में एक नहीं होती थी, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। तो अशोक की पत्नियां कितनी थी और बच्चे कितने थे, इसकी भी कोई ठीक ठाक जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जिस कैरेक्टर को पूजते हैं उस कैरेक्टर के परिवार को नहीं पूजते कभी। कल मैं आपको गांधी जी का उदाहरण दे चुका हूं। गांधी जी के 4 बच्चों के नाम आप नहीं बता पाएंगे। गांधी जी के 4 लड़के थे, उन चारों लड़कों का नाम आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हमने गांधी जी के चरित्र को पूजा है। गांधी जी एक विचार हैं, गांधी एक विचार है, गांधीवादी एक विचारधारा है, और उसी विचारधारा को हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, फादर ऑफ द नेशन का दर्जा दिया है। और ये उन लोगों ने नहीं दिया है जो गांधीवादी हैं, ये उन लोगों ने भी नहीं दिया है जो गांधी के सपोर्टर्स हैं। ये एक ऐसे आदमी ने दिया था जिसके सपोर्टर्स यहां पर बैठे आप सब हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
लेकिन गांधी जी के परिवार के बारे में तो आप नहीं जानते। यही इस देश का कैरेक्टर है। और अगर हमने गांधी को एक व्यक्ति के रूप में कभी पूजा होता तो शायद आज उनके 4 लड़कों के जो 14 लड़के आज होते वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते और उनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री होता। तो ऐसा हमारा कैरेक्टर नहीं रहा। तो इसीलिए अशोक के बारे में तो है इंफॉर्मेशन, और अशोक ने भी अपने एडिक्ट्स में कहीं नहीं लिखवाया कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, कुछ नहीं। अगर उसकी कोई संतान आगे बढ़ी, लाइमलाइट में आई, तो उसको पहचान मिली। जैसे 2 बच्चों को हम जानते हैं, एक बिटिया है उसकी जिसका नाम है संघमित्रा, और एक लड़का है उसका जिसका नाम है महेंद्र। जब उसने पूरे मगध को मैनेज कर लिया, बौद्ध धर्म को स्टैब्लिश कर लिया, जबरदस्त पॉलिसीज बना ली, उसके बाद अब नंबर आता है बौद्ध धर्म के प्रचार का। और ऐसा नहीं है कि उसने किसी दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया या किसी को डोनेशंस नहीं दी। उसने हिंदू धर्म के लोगों को भी डोनेशन दी, ब्राह्मणों को भी डोनेशन दी, जैन मुनियों को भी डोनेशंस दी, लेकिन उसका पर्सनल इंटरेस्ट अपना बौद्ध धर्म में है। इसीलिए हम उसको सेकुलर बार बार कह रहे हैं। तो सारी चीजों से फ्री हो जाने के बाद फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करवाया और अपनी बेटी को भेजा श्रीलंका, क्योंकि कावेरी तो पार करनी नहीं है। तो उसने अपनी बेटी को भेजा श्रीलंका और कहा कि यहां पे आप जाइए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। और बिटिया श्रीलंका पहुंची और आज आप देख ही रहे हैं कि पूरा श्रीलंका बौद्ध है। तो उसकी ये कैंपेन यहां पे सक्सेसफुल रही। लड़के को उसने अपने भेजा नेपाल, और ये जो महेंद्र लड़का है ये नेपाल जाकर के नेपाली बन गया। ये अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि बौद्ध हैं, बौद्ध यहां पर रहते हैं। कुछ और कैंपेन्स इसने गांधार में भी भेजी, ईरान में भी भेजी, जो पॉसिबल हो पाया वो इसने किया। और जब अशोक की मृत्यु हुई 232 बीसी में, तो वो अपने पीछे ये महान साम्राज्य छोड़ गया। अब एक सवाल पैदा होता है, अशोक की ये जो जबरदस्त पॉलिसीज हैं जो आप सुन रहे हैं, इनको आगे कंटिन्यू करने वाला कौन होगा? उसके अंदर अशोक जैसे गुण होने चाहिए। नहीं अशोक जैसे गुण तो कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य जैसी क्वालिटी तो होनी चाहिए, या बिंदुसार जैसी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी होनी चाहिए। ये 3 नक्शे मौर्य साम्राज्य के 3 स्तंभ हैं, जिनमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक है। लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 साल के अंदर अंदर मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। बस यही एकलौता रीजन है कि अशोक के कैरेक्टर को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार है। अकबर द ग्रेट तो कहा जाता है, अशोक द ग्रेट क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि जब अकबर मरा तो अकबर के मरने के 200 साल तक मुगलिया साम्राज्य चला। वो अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गया था, लेकिन अशोक के मरने के बाद ऐसा नहीं हो सका। अकबर के समय के हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमारे पास अच्छे हैं, क्योंकि यह हाल ही की बात है, यहां पे एविडेंस की भी कुछ कमी है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारा इतिहास कैसे लोगों के द्वारा लिखा गया ये तो आपको पता ही है। जेम्स प्रिंसेप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी में थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो जब पढ़ाई अंग्रेज ने, हम पढ़ ही नहीं पाए, तो गलती तो हमारी है ना। लिखेगा भी वही फिर। लेकिन फिर भी इस शख्स को अगर इतिहास में जगह नहीं मिली तो ये बड़े दुख की बात है। जगह मिली लेकिन एक चैप्टर के रूप में, और अकबर को मिली एक किताब के रूप में। ये अंतर आ जाता है। अभी इनके समय का जो भी आर्ट एंड कल्चर रहा वो मैं एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अशोक ने स्तूप कौन कौन से बनवाए। 4 मेजर स्तूप जो आज हमारे पास हैं वो अशोक की ही देन है। एडिक्ट्स की भी बात आपसे करूंगा, लेकिन आज हम लोग केवल कहानी की चर्चा कर रहे हैं। अशोक के बाद इनका बेटा दशरथ अगला राजा बनता है, और दशरथ के ही समय से जब लोगों को पता चलने लगता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मौर्य साम्राज्य में, तो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अपने आप को आजाद डिक्लेयर करने लग रहे हैं।
और छोटे छोटे विद्रोह भी हो रहे हैं। इसी क्रम में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आखिरी मौर्य शासक जो मिलता है उसका नाम है बृहदत्त। और बृहदत्त का टाइम तक आते आते ये जो आप बहुत बड़ा नक्शा देख रहे हैं ये कई जगहों से टूट चुका है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद छोटे छोटे स्टेट्स आजाद हो रहे हैं। और जब आखिरी शासक यहां पर आता है जिसका नाम है बृहदत्त, उसके समय में एक विद्रोह होता है। और इस विद्रोह की जो पृष्ठभूमि है वो कुछ ऐसी है कि धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं। धार्मिक आंदोलन में जो वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसका पतन हुआ है और राइज हुआ है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, इन सब का। तो जरा कल्पना करिए कि राजा के पुरोहित के रूप में जो ब्राह्मण नौकरी करते हैं, राजा के जो चीफ एडवाइजर्स हैं वो जो ब्राह्मण हैं, उनकी नौकरियां भी तो चली जाएंगी क्योंकि ब्राह्मण धर्म का विरोध हो रहा है। तो ब्राह्मणों में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ गई थी और ये बेरोजगारी अशोक के समय पर दिखने लगी थी, अशोक के बाद और ज्यादा हुई। अब ब्राह्मण क्या करेगा? उसके पास वेदों का ज्ञान है, इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, समाज को उसने मार्गदर्शन दिया है, भीख तो नहीं मांगेगा, वो काम तो नहीं करेगा जो शूद्र करते हैं, तो वो करेगा क्या? तो जब उसका मेन काम उससे छीन लिया गया तो ब्राह्मणों ने सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सेना में ब्राह्मणों की भरमार हो गई और सेना में ब्राह्मण ऊंचे पदों पर भी पहुंचने लगे। और ऐसा ही एक ब्राह्मण था जो कड़े संघर्षों के बाद सेना में ऊंचे पद पर पहुंचा था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो जब ये सेना में काम करता था ना तो लोग इसको ताने मारते होंगे या किसी भी ब्राह्मण को ताने मारते होंगे कि कल तक समाज में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा था, आज तुम सेना में आए हो, कल तुम व्यापार भी करोगे और परसों तुम भीख भी मांगोगे। इसको यह बात बुरी लगती थी। और जब कभी राजा से आमना सामना होता था तो राजा भी इसको ब्राह्मणों वाला सम्मान नहीं देता था क्योंकि वो तो क्षत्रियों का काम कर रहा है। एक दिन इसका मूड ऑफ हो गया और ये अपनी शिकायत लेके बृहदत्त के पास पहुंचा, द लास्ट मौर्यन किंग। बृहदत्त ने इसकी बात सुनने से इनकार किया। इसने समझाया कि सर ब्राह्मण शास्त्रों का भी ज्ञाता है और ब्राह्मण शस्त्रों का भी ज्ञाता है। तुम जब छोटे थे, बच्चे थे, क्षत्रिय कुल के थे, तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते तो हम ही थे तुमको। पांडवों की ट्रेनिंग जिस गुरु ने कराई वो ब्राह्मण ही तो है। अर्जुन को धनुष चलाना किसने सिखाया? ब्राह्मण ही तो है। राम क्षत्रिय है लेकिन राम के गुरु तो ब्राह्मण ही हैं। तो आप किसी भी वर्ण के हों, आपका गुरु ब्राह्मण ही है, इसलिए उसको तो कम से कम ऐसे ना बोलो। बृहदत्त तस्य मस नहीं, बोले जाओ अपना काम करो। उसने निकाली तलवार, गर्दन अलग, काम खत्म, जाओ अब तुम अपना काम करो। इस तरीके से आखिरी मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग अगला राजा बन जाता है। मौर्यन डायनेस्टी बहुत दुखद तरीके से खत्म होती है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, इसको बहुत आगे तक जाना चाहिए था। खत्म होती है और ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना होती है। चूंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था इसलिए ये जो शुंग वंश अब आएगा पोस्ट मौर्यन में, ये ब्राह्मणों का धर्म होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पुष्यमित्र शुंग के ऊपर यह आरोप लगाएंगे कि वो कट्टर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कट्टर हो नहीं सकता। कोई भी कट्टर नहीं हो सकता। फॉर्मूला बहुत दिनों से मैं आपको सिखाता चला रहा हूं कि कट्टरता धर्म के पतन का कारण है। हर उस धर्म का पतन होगा जो कट्टर होता चला जाएगा। विनम्रता विजय का गहना है। अगर ज्ञानी है तो झुक के मिलिए, फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहेगा। और जो ज्यादा आंकड़ा मिले, जो ज्यादा कट्टर मिले, वो समझ जाना बस दिखने में ही वो ब्राह्मण है। कट्टर हिंदू, फलाने सिंह,
कट्टर ब्राह्मण, फलाने ढिमके, ऐसे नाम जो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं, ये बेचारे स्कूल ही नहीं जा पाए कभी। इनके पास करेक्ट एजुकेशन ही नहीं है। ब्राह्मण जैसे जैसे कट्टर होता जाएगा वो और विनम्र होगा, ब्राह्मण जैसे जैसे शक्तिशाली होता जाएगा वो और झुकने लगेगा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग के ऊपर यह आरोप मत लगाइए कि वो कट्टर था। अगर वो कट्टर होता तो सांची के स्तूप में जो लकड़ी की रेलिंग बाहर लगी थी उसको सड़ गई वो समय के साथ। लकड़ी कितने दिन चलेगी, धूप में तप रही है, बारिश में भीग रही है, सड़ नहीं जाएगी। तो उसने सांची के स्तूप की रेलिंग जब सड़ गई तो उसको पूरा हटवा के पत्थर की नक्काशी लगवाई और इतना ब्यूटीफुली उसने सांची को सजाया कि आज वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर वो कट्टर होता तो क्या ऐसा करता? नहीं। तो शुंग वंश का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा वो होगी टॉलरेंसी, सहिष्णुता, जो अशोक में भी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य में भी थी। और जब हम इस टॉलरेंसी की बात करते हैं तो इसी टॉलरेंसी को आप कैरेक्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमारे देश का भी यही कैरेक्टर है, टॉलरेंसी। सहिष्णुता भारत की आत्मा है। अगर आप असहिष्णु हुए तो फिर आप माफ कीजिएगा, आप भारतीय नहीं है। जब सरकार ने क्लियर अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेकुलर और टॉलरेंट बनाया, सरकार ने धर्म को लेकर के सारे प्रावधानों को सेकुलर और टॉलरेंट बनाया, तो एक नागरिक के तौर पर आप इनटॉलरेंट या अनसेकुलर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की कहानी आज समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। यह पूरी कहानी एनसीईआरटी की कहानी है। फैक्ट के लिए आप कोई भी फैक्चुअल किताब, मनोहर पांडे जैसी कोई भी किताब आप यूज कर सकते हैं, या नोट्स आपके पास बन रहे हैं लगातार। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप फटाफट डिस्कस करिए।